हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका हिंदी होता है रासायनिक संयोग का नियम। 5 बेसिक लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के कंबाइन से कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए 5 बेसिक लॉ दिए गए हैं। इसका हिंदी भी यहाँ लिख दिए हैं कि तत्वों के संयोग से यौगिक बनाने के लिए 5 मूल नियम हैं। इसमें से फर्स्ट लॉ जो है उसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसका हिंदी होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये लॉ 1789 में दिया गया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवोजियर के द्वारा। ये लॉ है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इस लॉ को हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक रासायनिक यौगिक में प्रतिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज हमने कार्बन को ऑक्सीजन में कंबसन करा करके CO2 बनाया है। हमने ये एक केमिकल रिएक्शन लिया है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन में कंबसन कैप्टर CO2 गैस बनाता है। तो इसमें कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, जो ये एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग मटेरियल लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, वो हमारा रिएक्टेंट होता है। और आफ्टर रिएक्शन जो एरो के राइट साइड में हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट तो बस इस लॉ में यही बताया गया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है इसका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये इक्वल होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, आफ्टर रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो मास है वो मास तो उसी में रहेगा। इस तरीक़ा से हमारा जो है जो भी कार्बन का मास होगा, जो भी ऑक्सीजन का मास होगा, वो हमारा इस CO2 में रहेगा, क्योंकि ये ही हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसके मास तो बिल्कुल इसके साथ हैं, क्योंकि यही कार्बन है, यही ऑक्सीजन है जो प्रोडक्ट बन चुका है। तो आपका सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया है, बट आपका मास जो है जो रिएक्टेंट का होगा वही प्रोडक्ट का होगा। सपोज यहाँ हम ऐसे इसको देख सकते हैं, जैसे हमारा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है और इसमें CO2 प्रोडक्ट है। तो हम इसका जब हम मास लेते हैं कार्बन का, तो इसका मास जो है 12, इसका एटॉमिक मास को ही लेकर के आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसका मास जो हुआ 12 हो गया कार्बन का, 12। चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं मास ऑफ C, यहाँ कार्बन है प्लस मास ऑफ O2।
देखिए हमको क्या लेना है, मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तो हमारा C भी है और रिएक्टेंट O2 भी है, तो हमने ले लिया रिएक्टेंट के प्लेस पर मास ऑफ C रिएक्टेंट एंड प्लस मास ऑफ O2 रिएक्टेंट। हमने ये दोनों रिएक्टेंट का हमने मास यहाँ ले लिया। और मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या है आपका, CO2 है, तो मास ऑफ CO2। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन का मास यहाँ हम ले रहे हैं, इसका एटॉमिक मास को ही ले रहे हैं, तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास हुआ 12 ग्राम और प्लस इसका मोलिकुलर मास हम ले रहे हैं 32, O का 16 होता है, 2O है इसलिए 32 ग्राम इक्वल कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 12 44, इसका मोलिकुलर मास होगा 44। हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो मास आया वो भी 44 हुआ, 32 प्लस 12 कितना हुआ 44, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट का मास हुआ अभी कितना है 44 ग्राम। तो हमारा रिएक्टेंट का मास भी टोटल 44 ग्राम और प्रोडक्ट का मास भी टोटल 44 ग्राम। और यही हमारा डिफिनेशन है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 44 ग्राम इज इक्वल टू द, ये इक्वल होगा किसका इक्वल होगा, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है आपका 44 ग्राम इन ए केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हम लोगों का जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जिसको हम लोग हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यह लॉ 1797 में दिया गया था और फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ये जो लॉ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंस्यूम्ड एलिमेंट्स बाय मास। हिंदी में इसका डेफिनेशन हुआ कि एक यौगिक में द्रव्यमान के अनुसार अवयव तत्वों का हमेशा बिल्कुल समान अनुपात होता है। देखिए इस लॉ में ये बताया गया कि अगर कोई आपका कंपाउंड है, सपोज ये हमारा वाटर कंपाउंड है, वाटर, तो कोई अगर कंपाउंड है, सपोज जैसे वाटर कंपाउंड है हमारा, इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। इनका बाय मास जो रेशियो होगा वो ऑलवेज सेम होगा, ऑलवेज सेम होगा। ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो रेन वाटर हो या फिर रिवर वाटर हो या हैंडपंप वाटर हो, अगर वो वाटर है तो फिर उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा बाय मास वो होगा 1:8, 1:8 और 1:8। यानी कि अगर कंपाउंड वाटर है
और वो अलग अलग प्लेस का वाटर है, जैसे रेन वाटर, रिवर वाटर और हैंडपंप वाटर, तो अगर वो वाटर है तो फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उसमें शामिल होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास, उस सब में 1:8, 1:8, 1:8 होगा। यही ये लॉ बताता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।